Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Professor Shabazz. I really hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, नेम्ड एज नेल्सन सेल. स्टूडेंट, इस सेल में आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह कमर्शियली कास्टिक सोडा को हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर. और इस टॉपिक में आपको ना सिर्फ नेल्सन सेल बल्कि नेल्सन सेल काम कैसे करता है, उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए जाएंगे. So without wasting any time, let's move toward light board. जी स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डायफ्राम एंड नेल्सन सेल. स्टूडेंट्स, डायग्राम आप देख सकते हैं. आपको इस डायग्राम के अंदर नेल्सन सेल, जिसको डायफ्राम सेल भी कहते हैं, नजर आ रही है. इस डायग्राम की बेस पे अगर आप इसकी शेप देखें तो इट्स लाइक अ डोम. तो डेट्स वाई डायफ्राम का लफ्जी मतलब देखा जाए तो वो डोम लाइक शेप होती है. और जिस साइंटिस्ट ने इसका प्रिंसिपल दिया उसका नाम था नेल्सन. सो हम इस सेल को नेल्सन सेल भी कह सकते हैं, डायफ्राम सेल भी कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये किस काम आता है? तो इट इज यूज टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा. स्टूडेंट्स, ये कास्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. अब कास्टिक सोडा हम उसको NaOH भी कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, कास्टिक सोडा की अगर बात की जाए तो ये सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इसका यूज देखा जाएगा. आप आगे जाके अपने सिलेबस में पढ़ेंगे भी. सो ये हमारे लिए इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है. सो डायफ्राम या नेल्सन सेल हमारी मदद करता है कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए. जी स्टूडेंट्स, अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है. इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाएगी ब्राइन की. अब सबसे पहले हमें समझना यह है कि ब्राइन क्या होता है. स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. स्टूडेंट्स, NaCl का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है हम उसको ब्राइन कहते हैं. अब लिटरेचर में डिफरेंट तरह की वैल्यूज मिलती है. कुछ लिटरेचर में लिखा गया है कि 20 to 25% और कुछ लिटरेचर की बुक में 30% भी इसकी वैल्यू मिलती है. यानी पानी के अंदर 20 to 25 और कुछ लिटरेचर की बुक में 30% लिखा गया है. नमक का पानी में सोल्यूशन अगर आप तैयार करते हैं तो उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को स्टूडेंट्स हम ब्राइन कहेंगे. ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाएगी नेल्सन सेल के अंदर. ये इस सेल का प्रिंसिपल है. स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की तरफ. अभी तक हम प्रिंसिपल को डिस्कस कर चुके हैं. अब हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिस्कस करेंगे. इससे पहले बाय नेम हमने जरा इसका इंट्रोडक्शन किया था. सो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम जो कि उसको लेबल करेंगे, हम इस पॉइंट को देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है. इस डायग्राम को अगर आप नोटिस करो तो आपको ये ब्लू कलर का एक स्टील टैंक नजर आ रहा है. अब मैंने इसको कट किया है फ्रंट व्यू से ताकि इनसाइड स्टील टैंक आपको समझ आए. सो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में सबसे पहले अगर डायग्राम की फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो आपको स्टील टैंक नजर आएगा. जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्टील टैंक को ऑब्जर्व करें तो इस स्टील टैंक के इनसाइड आपको एक कैच बेसन यानी एक बीकर नजर आ रहा है जिसको हम कैच बेसन भी कहेंगे. स्टूडेंट्स, स्टील टैंक के इनसाइड अगर देखा जाए, इनसाइड यानी अंदर की तरफ देखा जाए तो आपको कैच बेसन नजर आएगा. कैच बेसन. कैच बेसन का क्या काम है? कैच बेसन का काम है ऊपर से आने वाला जो प्रिपेयर्ड NaOH होगा उसको कैच करेगा ये. अब इसकी वर्किंग आगे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं. स्टूडेंट, अगर आप इस कैच बेसन को देखें तो इसके अंदर आपको यू शेप एक इलोंगेटेड ट्यूब नजर आ रही है. ग्रीन कलर से मैंने उसको ड्रॉ किया है. तो स्टूडेंट्स, कैच बेसन के बाद हमें यहाँ पे एक
जो स्टील के इनसाइड अगर देखा जाए तो यू शेप इलोंगेटेड, या किताब में इसको एबलॉन्ग्ड का नाम भी दिया गया है, यानी लंबूतरी शेप की, यू शेप की। तो यू शेप इलोंगेटेड या एबलॉन्ग्ड परफोरेटेड ट्यूब नजर आएगी आपको। जी स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो इस डायग्राम में आपको ये ग्रीन कलर की ट्यूब नजर आ रही है, और ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब है ये यू शेप है। स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्रीन कलर की यू शेप ट्यूब नजर आ रही है ये परफोरेटेड है, यानी इसमें जाली की तरह सुराख हैं। अगर आपको ये जाली नजर आ रही है तो जाली के अंदर सुराख होते हैं, तो ये सारी की सारी जो ट्यूब है ये जाली की बनी हुई है। ये इसका आपको फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, नीचे से भी देखेंगे तो ये जाली की ही तरह होगी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड परफोरेटेड, सुराखदार आयरन यानी लोहे की ट्यूब बनी हुई है। और ये जो हमारा पार्ट है हम इसको कैथोड यानी कि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब इस ट्यूब को अगर आप गौर से देखें तो इनसाइड ट्यूब यानी ट्यूब के अंदर वाली साइड पे एस्बेस्टोस डायफ्राम यानी एक डोम लाइक शेप के अंदर एस्बेस्टोस मैट को हमने यहां पे लगाया होगा। स्टूडेंट्स, इस परफोरेटेड ट्यूब के बारे में यह है लाइंड इनसाइड, यानी अंदर वाली साइड पे ये लाइंड है, यानी इसके अंदर वाली साइड पे इसके बिल्कुल साथ अलाइंड करके हमने एस्बेस्टोस मैट को लगाया हुआ है। स्टूडेंट, इसका क्या काम है डेफिनेटली आगे जाके आपको जरूर बताया जाएगा। तो अभी तक अगर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखें तो अभी हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, वर्किंग अभी पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में पहले स्टील टैंक था, स्टील टैंक के अंदर कैच बेसन था। उस कैच बेसन के बाद अगर आप देखें तो उसमें यू शेप इलोंगेटेड या एबलॉन्ग्ड परफोरेटेड ट्यूब है जो इनसाइड अंदर वाली साइड से एस्बेस्टोस मैट के साथ हमने उसको कवर किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब इस एस्बेस्टोस मैट के अगर आप इनसाइड देखें तो आपको एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड नजर आ रहा है, एंड दिस रॉड इज मेड बाय ग्रेफाइट। और इस रॉड को हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया होगा। दैट्स व्हाई दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एनोड। स्टूडेंट्स, ये यू शेप ट्यूब के ये जो दो टर्मिनल्स हैं आप देख सकते हैं, हमने इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैथोड। और इस रोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, दैट्स व्हाई दिस रोड इज कॉल्ड एनोड। जी स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो होगा ये, इसके अंदर हम ऐड करेंगे इस यू शेप ट्यूब के अंदर हम NaCl यानी कि ब्राइन। अब व्हाट इज ब्राइन, आपको ये बता चुका हूं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, हम इसमें पोर करेंगे। जी डी स्टूडेंट, जैसे ही इसके अंदर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर NaCl पोर करेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एक डिवाइस लगाई होगी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी। उसका काम ये होगा कि इस डिवाइस का काम ये है कि ब्राइन यानी कि जो हम नमक का सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं उसका एक लेवल मेंटेन रखे, यानी कि एक खास लेवल के बाद ये डिवाइस हमें डिटेक्ट करेगी, यानी कि इस यू शेप ट्यूब के अंदर NaCl की मिकदार कम हो चुकी है, सो हम ऐड कर देंगे। सो इस डिवाइस का जो मेन काम होगा टू कीप द ब्राइन सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट लेवल। सो स्टूडेंट्स, इस परफोरेटेड ट्यूब के अंदर हमने एक डिवाइस फिट की हुई है, और उस डिवाइस का काम क्या है, टू कीप ब्राइन एट कांस्टेंट लेवल, ब्राइन को वे कांस्टेंट लेवल पे रखेगा। जी डी स्टूडेंट्स, अब इसकी वर्किंग स्टार्ट होने वाली है, वर्किंग को देखते हैं।
स्टूडेंट्स जैसे ही बैटरी ऑन करेंगे तो बैटरी ऑन करने पे आप क्या नोटिस करोगे, से सिलेंड्रिकल जो रॉड है ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा और एज एक्ट करेगा एनोड, और इसी तरह ये यू शेप जो ट्यूब है ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगी विच एक्ट एज अ कैथोड। स्टूडेंट्स यहां पे एक बात बड़ी जरूरी है, आप देख सकते हैं कि स्टील टैंक के साइड पे एक छोटा सा आउटलेट है, हम इस आउटलेट के जरिए से हम इसके अंदर स्टीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब स्टीम यहां पे इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या है, वर्किंग से पहले मैं इसको जरूर समझाना चाहता हूं। ये स्टीम करेगी क्या, एक तो स्टूडेंट ये स्टीम जो है NaCl का जो सोल्यूशन है उसको ये वार्म यानी गर्म रखेगी। दूसरा, ये जो जाली के सुराख हैं इसमें नमक जमेगा नहीं, स्टीम सुराखों को परफोरेशन को क्लियर रखेगी। तो पहला काम यह है कि ये जो स्टीम है वाटर की, ये एक तो NaCl के सॉल्यूशन को वार्म रखेगी, और दूसरा डियर स्टूडेंट इस स्टीम का काम यह है कि ये परफोरेशंस को क्लियर यानी उसको साफ रखेगी। जी स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एट एनोड। स्टूडेंट्स आप सब जानते हो एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। अब इस ट्यूब के ऊपर क्या होगा, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि NaCl की अगर बात करें, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जी स्टूडेंट्स Na प्लस Cl माइनस है यू शेप ट्यूब के अंदर, और साथ ही साथ वाटर भी है यानी कि H प्लस एंड OH माइनस। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, वाटर को मैंने डिसोसिएट नहीं किया, उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन H प्लस पानी में 10 की पावर -7 एंड OH भी 10 की पावर -7 की फॉर्म में रहेंगे, यानी कि बहुत थोड़ी पानी की मिकदार ऐसी है जो आयोनाइज होती है, बाकी जो पानी है वो ज़्यादातर इंटेक्ट यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो स्टूडेंट्स वाटर जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर रहता है, ये बात आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में पढ़ी है। थोड़े से H प्लस होते हैं, थोड़े से OH होते हैं। खैर अब देखा गया है कि इस ब्राइन के अंदर स्टूडेंट्स दो तरह के पॉजिटिव आयंस हैं और दो तरह के नेगेटिव आयंस हैं। इट्स मीन एनोड पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दो कैंडिडेट्स हैं जो जाना चाहते हैं, उनमें एक तो Cl माइनस है स्टूडेंट्स, दूसरा जो है वो कौन है, OH माइनस। अब OH माइनस के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक तो कनेक्ट है H प्लस के साथ और Cl माइनस आज़ाद है, 2Cl माइनस लिख देते हैं। स्टूडेंट्स एनोड पे जाके करना क्या है, ये जरूरी है ऑक्सीडेशन। Cl माइनस की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो OH से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। स्टूडेंट्स जब Cl माइनस एनोड पे जाएगा तो वहां जाके दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद स्टूडेंट क्लोरीन गैस बनाएगा। अब आप देख सकते हैं इनसाइड डोम, इस डोम के इनसाइड ये कवर है डोम लाइक शेप का। स्टूडेंट्स इस डोम लाइक शेप के इनसाइड यहां से इस रॉड लाइक एनोड से इस प्रोसेस के बाद कौन सी गैस लिबरेट होगी स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस। सो क्लोरीन गैस यहां से एक पाइप लगा होगा उसके जरिए से बाहर इजेक्ट कर जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। स्टूडेंट्स सब जानते हैं कैथोड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। सो कैथोड पे रिडक्शन का अमल होगा। अब कैथोड पे जाने के लिए भी दो कैंडिडेट्स हैं, एक है Na प्लस और दूसरा है H प्लस। सो Na प्लस एंड H प्लस
एंड OH माइनस, जहां जहां H प्लस जाएगा पीछे पीछे OH आएगा, क्योंकि पानी तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। इसको मैं 2 दफा लिख देता हूं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे रिडक्शन पोटेंशियल्स की एक सीरीज नजर आ रही है जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 298 पेज पे पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से। स्टूडेंट्स, अब आप उस सीरीज में देख सकते हैं कि कैथोड पे जाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का ज्यादा होना जरूरी है, जैसे एनोड पे जाने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ज्यादा होना जरूरी था। सो रिडक्शन पोटेंशियल देखा गया है कि सोडियम की कम है और H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सो कैथोड पे Na प्लस का अगर जाएगा भी तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से प्रोसेस में नहीं आएगा। H प्लस का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस से कई गुना ज्यादा है, सो H प्लस एनोड से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही H प्लस गेन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये H2 गैस बन के लिबरेट हो जाएंगे। सो बाकी क्या बचा, 2OH माइनस। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें, जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो 4 आयन थे उनमें पहला आयन था Na प्लस, NCl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बाद ये पता चला कि हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस में से एक्टिव था Cl माइनस, जो कि क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो गया इस जगह से, यहां से क्लोरीन गैस बन के यहां से इजेक्ट हो गया। अब H प्लस और OH माइनस में से जो H प्लस था वो हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो गया इन पॉइंट्स में से। ये वो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो बैटरी के नेगेटिव यानी कि कैथोड कहलाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप बाकी यू शेप ट्यूब के अंदर रिमेनिंग चीजों को देखें तो स्टूडेंट्स उनमें एक Na प्लस है और दूसरा क्या है, OH माइनस। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपस में मिलने के बाद NaOH की फॉर्म में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो NaOH है ये इस परफोरेशन सुराखदार ट्यूब में से परकुलोरेट यानी टपकना शुरू कर देगा, और किसके अंदर टपकना शुरू कर देगा, नीचे कैच बेसन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको NaOH मिलना शुरू हो जाएगा, NaOH मिलना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से आपने NaOH को हासिल किया और बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे आपको हाइड्रोजन मिला और क्लोरीन गैस मिली। जी डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप आपको नेल्सन सेल की वर्किंग समझ आ गई है। अब याद रहे ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, इसमें आने वाले लेक्चर में आपको अब यही पढ़ाया जाएगा कि नेल्सन सेल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हमें, क्योंकि ये वर्किंग तो बढ़ा दी आपको, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहे थे, और उन प्रॉब्लम्स का फिर सोल्यूशन हमने कैसे किया, अब हम इसके बाद वो डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जो लेक्चर है उसको रिव्यू करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, डायफ्राम नेल्सन सेल क्यों बोलते हैं बताया, प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। लास्ट लेक्चर में आपने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की थी डाउन सेल के अंदर मोल्टन फॉर्म के अंदर, लेकिन यहां पे आप मोल्टन नहीं एक्वस फॉर्म में कर रहे हैं, यानी पानी भी शामिल है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा ये डिफरेंट प्रोसेस है। उसके बाद आपने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी सारी, और ये काम कैसे करता है वो देखा। अब इस काम के दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए और उन प्रॉब्लम्स को फिर हमने कैसे सॉल्व करना है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट यही होगा। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली और उनका हमने फिर कैसे सोल्यूशन निकाला, अब ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम नजर आ रही है और ये डायग्राम मैंने इस सेल का मैग्नीफाइड एरिया, यानी इसको मैंने इस पोर्शन को जो मैंने सर्कल किया है मैग्नीफाई करके शो किया, बड़ा करके दिखाया। आपको पिंक कलर की एक स्ट्रिप नजर आ रही है जो यहां एस्बेस्टोस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस एस्बेस्टोस के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो परफोरेटेड कैथोड है, जो यू शेप ट्यूब थी वो परफोरेटेड है। थोड़ा सा माइनर सा मैंने गैप शो किया है क्योंकि माइनर सा गैप होता है इनके दरमियान में। अब इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो
पिंक स्ट्रिप यानी कि एस्बेस्टोस मैट के इस तरफ वाला पोर्शन मैंने दिखाया है जिसमें एक्चुअली आपने ब्राइन का सॉल्यूशन पोर किया हुआ है, और ये जो ग्रीन स्ट्रिप नजर आ रही है ये मैंने यहाँ पे एनोड को शो किया है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आता है कि एनोड पे आपने देखा कि Cl- आएगा एट एनोड, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, जो कि आपको मैंने प्रीवियसली बताया भी है। यहां से निकलने वाला जो एनोड पे क्लोरीन है वो इन OH- आयंस के साथ, जो पानी के होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने के बाद हिपोक्लोराइट आयन Cl- एंड वाटर बनाता है, और ये कोल्ड स्टेट में रिएक्शन होता है। इससे बचने के लिए हमने जो तरीका इस्तेमाल किया, एक तो ये तरीका इस्तेमाल किया कि स्टीम हम फ्लो करते रहते हैं, जिससे ये सॉल्यूशन वार्म्ड रहता है। काफ़ी हद तक इस रिएक्शन से हम बच जाते हैं। जो परक्लोरेट आयन है स्टूडेंट्स, ये जो यू शेप ट्यूब है विच इज मेड बाय आयरन, ये आयरन को ऑक्सीडाइज करता है, और आयरन अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो रस्ट में चेंज हो जाता है, यानी ये हमारी मशीन को डैमेज करता है। दूसरा, क्लोरीन जो कि एक हमारे लिए एक बाय प्रोडक्ट भी है, ये हमारी बाय प्रोडक्ट को हाइपोक्लोराइट आयन में कन्वर्ट करके ज़ाया करता है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा सबसे पहले तो वो ये कि यहाँ प्रोड्यूस होने वाली जो क्लोरीन गैस थी वो सम टाइम OH- के साथ क्या करती है, रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसका हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हमने ये एस्बेस्टोस मैट लगाया। अब एस्बेस्टोस मैट बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स, आपने सेल मेम्ब्रेन बायो में पढ़ी है, ये सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती है। अब सेलेक्टिवली प्रीमेबल का मतलब क्या होता है, ये सेलेक्टिव चीजों को अपने अंदर से पास करेगी और सॉल्यूशन को सेपरेट करेगी। मसलन मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो एस्बेस्टोस मैट है, सबसे पहले तो ये सोडियम आयंस को अपने अंदर से पास करवा लेगी। स्टूडेंट्स, जैसे ही सोडियम आयन पास होंगे एस्बेस्टोस मैट में से, तो एस्बेस्टोस मैट में से पास होने के बाद ये परफोरेशन के रास्ते बाहर आ जाएंगे सोडियम आयंस, और बाहर आने के बाद ये कैच बेसन में आ जाएंगे सोडियम आयंस यहां से। स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें, मैंने ये जो एरिया है इसको एनोडिक कंपार्टमेंट बोला है क्योंकि ये एनोड यहाँ पे है, और जो एस्बेस्टोस मैट के इस वाला इधर वाली साइड पे एरिया होगा उसको मैंने कैथोडिक कंपार्टमेंट बोला है क्योंकि वहाँ पे कैथोड है, माइनस वहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो एस्बेस्टोस मैट ने सोडियम को पास कर दिया, साथ ही साथ स्टूडेंट्स एस्बेस्टोस मैट क्या करेगा, ये OH- आयंस को भी पास करवाएगा। OH- आयंस यहां पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला वो है जी एस्बेस्टोस मैट। स्टूडेंट्स, ये जो एस्बेस्टोस मैट था ये सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और ये सिलेक्टिवली प्रीमेबल है। इसने क्या किया, इसने कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर पास करवा दिया Na+ को, NOH- को, और एनोडिक कंपार्टमेंट में फिर क्या बचा जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इसने एस्बेस्टोस मैट ने, अगर मैं ये वाला कलर यूज करूं तो ज्यादा बेटर है, एस्बेस्टोस मैट ने क्या किया, जो एनोड वाली साइड थी ना वहां पे सिर्फ क्या बचा है अब स्टूडेंट्स, वहां पे या तो Cl- बचा है, और अगर आप देखें तो H+ बाकी वहां बचा है, यानी इस तरह से। और ये है जी एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब है अब Cl-
यहाँ से डिस्चार्ज होगा और Cl माइनस डिस्चार्ज होने के बाद कौन सी गैस बना के यहाँ से इजेक्ट कर देगा, क्लोरीन। जो OH इसको तंग कर रहे थे, एस्बेस्टोस ने उन OH को क्या किया, यहाँ से एनोड से निकलवा के कैथोडिक कंपार्टमेंट में भेज दिया। अब जैसे ही वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में OH आएगा, वो सोडियम के साथ बाहर परकोलोरेट कर देगा, यानी बाहर आ जाएगा। पहला मसला तो हल हो गया। जब क्लोरीन गैस के पास OH रहेगा ही नहीं क्योंकि वो कैथोड की तरफ आ चुका है, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये पहला मसला तो हमने हल कर दिया। अब दूसरा मसला ये था कि सम टाइम, अब ये जो दूसरा मसला है ये पहले मसले के साथ ही हल हो जाएगा। अब ये जो दूसरा मसला है उसमें क्या होता था कि जब एट एनोड तो पढ़ा दिया, लेकिन जब एट कैथोड, जब कैथोड पे यानी इस जगह पे हाइड्रोजन आयंस आते थे, पीछे बचे हुए जो OH माइनस आयंस थे, अब हाइड्रोजन आयंस क्या करते थे, यहां से लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते थे और कौन सी गैस में कन्वर्ट होते थे, हाइड्रोजन गैस में। तो बाकी जो OH माइनस बचते थे ना, अब वो OH माइनस क्या करते थे, OH माइनस एक तो वो ऊपर मैंने बताया Cl2 के साथ रिएक्ट करते थे। अब चूंकि मसला हल हो चुका है कि OH माइनस ने एस्बेस्टोस मैट के लगने से इधर आ जाना है। दूसरा एक और प्रॉब्लम करते थे ये कि ये OH माइनस आयंस जाते थे एनोड की तरफ, हालांकि एनोड पे कौन जा रहा है, Cl माइनस एनोड की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब OH माइनस आयंस भी फ्री हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के बाद, और ये हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स कौन से कंपार्टमेंट से, यानी इस जगह से लिबरेट हो रही है, यानी कैथोडिक कंपार्टमेंट में से। जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस फ्री होते थे तो वो जाते थे एनोड की तरफ। स्टूडेंट्स अब ये जो 4 OH माइनस आयंस थे, ये वो वहां जाके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कन्वर्ट होते थे OH 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 OH, जिससे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, यानी कि ये एनोड पे जाके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है, अब क्लोरीन निकल रही थी एनोड से, अब ऑक्सीजन भी एनोड में शामिल हो गई, तो यानी क्लोरीन और ऑक्सीजन के मिलने से अगेन हमारा जो क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट सैंपल था वो इनप्योर हो गया। अब इसका मसला एक तो हमने हल करवा दिया, एस्बेस्टोस मैट के लगने से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब OH यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ आ जाएंगे। दूसरा इसको हमने मज़ीद फिक्स किया, जो इसका सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम का स्टूडेंट्स, वो ये था कि हमने एनोडिक कंपार्टमेंट में एक डिवाइस लगाई थी जो ब्राइन का लेवल हाई रखेगी। अब जब ब्राइन का लेवल हाई रहेगा और कैथोडिक कंपार्टमेंट में फ्लो करने वाले सॉल्यूशन का लेवल लो रहेगा, यहां पे हाइड्रोक्सिल आयंस अगर प्रोड्यूस भी होंगे, लेट्स से, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से या हायर लेवल से चीजें कहां मूव करती हैं, लोअर लेवल पे। स्टूडेंट्स एनोडिक कंपार्टमेंट में ब्राइन का लेवल हाई है और यहां पे लो है, अब OH आयंस अगर यहां पे प्रोड्यूस भी होते हैं हाइड्रोजन गैस के निकलने के बाद, अगर OH आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस भी होते हैं तो उनका फ्लो इधर की साइड यानी इस साइड पे होगा, यानी एस्बेस्टोस भी OH को इधर लेके आ रही है और यहाँ पे हायर लेवल भी OH को एक्सटर्नल करंट की तरफ फ्लो कर रहा है। एक्सटर्नल करंट यानी बाहर की तरफ उसका फ्लो बना रहा है। स्टूडेंट्स अब OH बाहर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये OH आयंस Na+ के साथ कैच बेसन की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स भी मैंने लिखे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रॉब्लम एस्बेस्टोस मैट, दूसरी प्रॉब्लम भी उसी से हल हो जाती है, लेकिन मज़ीद उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया कि कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर लेवल लो रखना है और एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर लेवल जो है ब्राइन का वो हाई रखना है। अब वो कौन कंट्रोल करता है, शुरू में मैंने आपको डिवाइस बताई थी, यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जिसका काम है एक ख़ास लेवल तक ब्राइन के सोल्यूशन को मेंटेन रखना। उससे क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल आयंस का एक्सटर्नल करंट यानी बाहर की तरफ फ्लो होगा, अंदर की तरफ फ्लो नहीं होगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने
हाइड्रोक्सल आइंस को एस्बेस्टोस मैट लगा के सेपरेट कर लिया और सोडियम आइंस को भी सेपरेट कर लिया। अब दोनों कैच बेसन में अलहदा हो जाएंगे। सो यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन। और स्टूडेंट्स यहाँ से एनोड से कौन सी गैस लिबरेट होगी स्टूडेंट्स? क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। आई रियली होप स्टूडेंट्स आपको वर्किंग में आने वाले प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम चलते हैं कैच बेसन में कंसंट्रेशन या कौन कौन सी चीज़ें किस किस मिकदार में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स अब कैच बेसन की जो कंपोजिशन है वो हमने आपको यहाँ पे शो की है। अब ज़रा अगर आप देखें कैच बेसन के अंदर 11% NaOH आएगा जो सॉल्यूशन बाहर फ्लो कर रहा है और उसमें 16% NaCl है। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि NaCl जो है वो लेस सॉलेबल है एज कंपेयर टू NaOH। सो लेस सॉलेबल साल्ट की हम क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे और क्रिस्टलाइजेशन करवाने के बाद हम NaCl को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी यहां से इसकी क्रिस्टल्स निकाल लेंगे और बाकी जो इसमें वाटर है उसको हीट करके वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रहेगा। सो इस प्रोसेस के बाद हम NaOH की परसेंटेज 11% से एक्सीड करके 50% पे ले जाएंगे और इसमें कोई 1% के करीब NaCl अभी रह जाएगा आफ्टर दिस प्रोसेस। यानी कैच बेसन के अंदर से हमने NaCl को क्रिस्टलाइज करवा के अलग कर लिया। NaOH की फीसद बढ़ाने के लिए हमने इसको कंडेंस किया, इवेपोरेट किया, पानी इवेपोरेट हो गया जिससे परसेंटेज में इजाफा हो गया। एंड पे देखेंगे कि स्टिल 1% NaCl बाकी है, बट 50% NaOH प्लस 1% NaCl का ये जो हमारा कैच बेसन में हमें सोल्यूशन मिला है ये स्टिल कमर्शियली हमारे लिए बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। सो डी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आज के लेक्चर में आपको नेल्सन सेल की वर्किंग, नेल्सन सेल की डायग्राम को डाइसेक्ट किया हमने, उसको मैंने डिटेल से समझाया है, उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स और उनकी वर्किंग को मैंने एक्सप्लेन किया है। जी डी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अभी तक हम नेल्सन सेल को डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसमें आने वाले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देख चुके हैं। सो अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि एज एन MCQ या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे है, आप इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। जी स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इज सॉफ्ट वैक्सी वाइट, ये सारी कैरेक्टर्स हैं इसके याद रखने हैं आपने। वाइट एंड क्रॉसिव सॉलिड। सुन, ये क्रॉसिव से मुराद क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड्स एंड बेसिस आर क्रॉसिव इन नेचर इन देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म। क्रॉसिव का मतलब है कि अगर आप इसको टच करते हैं तो ये आपके हाथों को खराब कर देगा। सो स्टूडेंट्स, इट इज, दूसरा पॉइंट है, इट इज कॉमनली known as कास्टिक सोडा। ये स्टूडेंट्स आपने MCQ याद रखना है, उसको कास्टिक सोडा कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये दो इंफॉर्मेशंस थी आपके लिए, ये MCQ में आ सकती हैं। अब कुछ बोर्ड में आने वाले MCQs हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड MCQs। जी स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट MCQ है, which of the following metal dissolve in NaOH which evolve hydrogen gas? तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, ब्रिलियम जो है वो रिएक्ट करता था NaOH के साथ। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम में आपको पढ़ाया था, एंड दे विल फॉर्म Na2BeO2 and release hydrogen gas. Sodium berylate salt, hydrogen gas release. Beryllium, the right answer is beryllium. G. The gas absorbed by caustic soda. Very important MCQ. स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो कास्टिक सोडा है वो एक्चुअली अभी आपको ऊपर बता के आया हूँ NaOH है, बेसिक नेचर का है।
सो बेसिक नेचर होने की वजह से ये एसिडिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एंड दे विल फॉर्म Na2CO3। जी स्टूडेंट्स, ये अभी फिलहाल तो बनाएगा NaHCO3, इवेंचुअली Na2CO3 में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ अगर आप NaOH के साथ मिला के ऐड करें कैल्शियम ऑक्साइड को, तो स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड इकट्ठा, इनको हम सोडा लाइम कहते हैं, सोडा लाइम। और ये यूज़ होता है बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। सो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जी, मैं यहाँ तो सोडियम के रेलेवेंट चीज़ें पूछ रहा हूँ क्योंकि सोडियम के बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं। उसी का आगे कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH। स्टूडेंट्स, अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग देखी और उस मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा कि आपने बेसिकली NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया था और आपको जो प्रोडक्ट्स मिली थी उनमें NaOH था, उनमें क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑप्शन देखें तो राइट आंसर इज क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस का आपको यूज़ पता है कि ये क्लोरीन गैस जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होती है, वाटर डिसइंफेक्शन में यूज़ होती है। तो उसके आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल बताई जाएगी इनकी भी। जी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट MCQ है। इन नेल्सन सेल the solution came out of the cathodic compartment contained 60% NaCl and the percentage of NaOH in solution is। स्टूडेंट, अगर आपको अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया है, आपको याद होगा क्या परसेंटेज है। जी स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर है 11%। 11% NaOH होता है जो इवेंचुअली हम बाद में उसको 50% पे ले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। जी नेक्स्ट MCQ, द मोस्ट सॉल्युबल अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये मैं कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट से MCQ पूछ रहा हूँ, जस्ट ये देखने के लिए कि आपको याद हैं चीज़ें। द मोस्ट सॉल्युबल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज, इनमें से कौन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है वो मोस्ट सॉल्युबल है। स्टूडेंट्स, अगेन बार बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि लैटिक्स एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है, और सॉल्युबिलिटी का साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और चार्ज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आप नोटिस करें तो इन सब में हाइड्रोक्साइड तो कॉमन है। सो हाइड्रोक्साइड के साइज़ को नहीं देखना आपने मेटल्स के साइज़ को देखना है। जिस मेटल का साइज़ बड़ा होगा उसकी लैटिक्स एनर्जी कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने मोस्ट सॉल्युबल बताना है, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज़ बड़ा होता है। अगर आपको सेकंड ग्रुप के मेंबर्स याद हैं तो फर्स्ट पहले नंबर पे बेरिलियम आता है, छोटा साइज़ है। मैग्नीशियम का उससे बड़ा साइज़ है, कैल्शियम का उससे बड़ा साइज़ है, स्ट्रॉन्शियम और लास्ट में बेरियम। तो बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसका साइज़ सबसे बड़ा है। सो बेरियम के हाइड्रोक्साइड का साइज़ सबसे बड़ा है, लैटिक्स एनर्जी कम है, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो राइट आंसर है बेरियम हाइड्रोक्साइड। जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये द मोस्ट सॉल्युबल, हमने द मोस्ट सॉल्युबल पूछा है। द लीस्ट सॉल्युबल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, सेम कॉन्सेप्ट। सबसे छोटा साइज देख लो किसका है, टॉप वाले का साइज सबसे छोटा है, बॉटम वाले का साइज सबसे बड़ा है। टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है, ये बात आपको अब अच्छे से पता है। सो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, सॉल्युबिलिटी कम है, लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा है। सो राइट आंसर है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। जी स्टूडेंट, व्हेन जिप्सम इज हीटेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इट गिव्स। जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2A यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये बात बताई थी कि हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O ये फॉर्मूला है जिप्सम का। अगर इसको केयरफुली कंट्रोल हीट किया जाए तो इट विल फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट
डॉट हाफ H2O। बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है कि इसको 2 टाइम्स लिखा हुआ है, सो ट्वाइस करके अगर लिखेंगे तो ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो इट विल गिव कैल्शियम सल्फेट, यानी ये ट्वाइस 2 हैं ये, डॉट H2O। यदि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल, एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल आएगा, सो केयरफुल कंट्रोल हीट किया जाएगा अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट, अच्छा इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी, आई रियली होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।